मोदी को हराने चले विपक्ष ने कर दी भारी गलती। सनातन धर्म पर प्रहार कर मोदी को दे दिया मौका। अब मोदी ने मध्य प्रदेश से किया ताबड़तोड़ प्रहार। सेट कर दिया 3 एजेंडा। अब क्या करेंगे मोदी विरोधी? की चुनावी जंग से पहले 28 विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन बना लिया है और इस गठबंधन का एक ही एजेंडा है, मोदी को सत्ता से हटाना है। लेकिन मोदी को सत्ता से हटाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, विपक्षी एकता की हरकत देखकर लग रहा है बीजेपी के साथ साथ वो भी मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाने में मदद करना चाहती है। तभी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस हिंदुत्व की पिच का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, विपक्ष भी सनातन धर्म पर प्रहार कर मोदी को उसी हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करने का मौका दे रहा है। और इतना बेहतरीन मौका भला मोदी कैसे छोड़ सकते हैं? गुरुवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष की फुल टॉस गेंद पर ताबड़तोड़ छक्का जड़ा और लगे हाथ 2024 की चुनावी जंग के लिए 3 एजेंडा भी सेट कर दिया, जिसकी काट खोजना विपक्ष के लिए आसान नहीं लग रहा है। एजेंडा नंबर 1, सनातन धर्म का अपमान। लोकसभा की सीटों के लिहाज से दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में सत्ता संभाल रहे एमके स्टालिन की पार्टी ने बैठे बिठाए विपक्षी एकता के लिए जहां बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, तो वहीं बीजेपी को एक बड़ा मौका दे दिया है। क्योंकि सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि हो या उनकी सरकार में मंत्री पोनमुडी, दोनों ने ही सनातन धर्म पर प्रहार करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जहां सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करके उसे खत्म करने की बात कर दी, तो वहीं स्टालिन सरकार में शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने तो यहां तक कह दिया कि विपक्षी एकता का लक्ष्य ही सनातन धर्म को खत्म करना है। दक्षिण से आईडीएमके नेताओं की इन बयानबाजी का खामियाजा विपक्षी एकता के गठबंधन को उत्तर भारत में उस वक्त भुगतना पड़ा जब मध्य प्रदेश के दौरे पर गए पीएम मोदी ने सनातन धर्म का अपमान करने वाले विपक्षी नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया। इस इंडिया अलायंस का निर्णय है कि भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इस घमंडिया गठबंधन की नीयत है कि भारत को जिन विचारों और संस्कारों ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। ये घमंडिया गठबंधन वाले सनातन संस्कारों और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है।
पीएम मोदी ने सनातन धर्म का अपमान करने वाले विपक्षी एकता को मध्य प्रदेश की धरती से कुछ इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया और देश की जनता से भी विपक्षी एकता के सनातन विरोधी प्रोपेगेंडा से दूर रहने की अपील की। पीएम मोदी का ये बयान देखकर लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब सनातन धर्म के पिच पर ही बैटिंग करने वाली है और इस मुद्दे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। इसलिए माना जा रहा है कि सनातन धर्म पर प्रहार करके विपक्षी एकता वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे उसने बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है जो अब 2024 के चुनाव तक चल सकता है। एजेंडा नंबर 2, घमंडिया गठबंधन। मोदी को हराने के लिए 28 दलों ने विपक्षी पार्टियों का एक बड़ा गठबंधन बनाया और इस गठबंधन का नाम बड़ी ही चालाकी के साथ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया, जिससे देश की जनता के बीच ये संदेश जाए कि 2024 के चुनाव में मोदी को हराने के लिए इंडिया यानी पूरा देश मैदान में उतर गया है। लेकिन विपक्ष की इस चालाकी का भी तोड़ लगता है पीएम मोदी ने निकाल लिया है। इसलिए मध्य प्रदेश के बीना जिला में जब वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे और विपक्षी एकता पर जोरदार हमला बोलना शुरू किया तो इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी एकता के गठबंधन को इंडिया कहने की बजाय कभी इंडिया अलायंस कहा तो कभी घमंडिया गठबंधन कहकर संबोधित किया। जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं, इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। पीएम मोदी ने सबसे पहले तो विपक्षी एकता को घमंडिया गठबंधन और इंडिया अलायंस कहकर बुलाया, जिससे देश की जनता के दिलों तक ये बात पहुंच जाए कि विपक्षी एकता वाले गठबंधन का नाम इंडिया नहीं, इंडिया अलायंस या घमंडिया गठबंधन है। और फिर इसके बाद उन्होंने विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर भी सवाल उठा दिया कि इनका नेता भी तय नहीं है और नेतृत्व पर भी भ्रम है। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहते हैं तो उसका असर बहुत तेजी से होता है। यही वजह है कि उन्होंने खुद विपक्षी गठबंधन को कभी घमंडिया गठबंधन कहा तो कभी इंडिया अलायंस कहा। और अब आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव तक एनडीए गठबंधन इसी एजेंडे के तहत विपक्षी एकता पर प्रहार कर सकता है। एजेंडा नंबर 3, G20 की सफलता। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब करीब 6 महीने का समय रह गया है और ऐसे अहम मौके पर G20 जैसे भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि इस समिट में फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, सऊदी अरब जैसे कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, जिनके साथ पीएम मोदी की बेहतरीन जुगलबंदी देखने को मिली। इसके बाद नई दिल्ली समझौते पर सभी देशों की सहमति भी हासिल की, जिससे पूरी दुनिया में भारत की एक मजबूत छवि बनकर उभरी। और अब इस मुद्दे को लगता है बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में भी अच्छी तरह से भुनाना चाहती है। यही वजह है कि बुधवार को जब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो सबसे पहले G20 की सफलता के लिए पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया और उन पर फूल भी बरसाए गए। बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत के बाद अगले ही दिन यानी गुरुवार को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर गए, जहां उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेने के साथ ही G20 की सफलता का भी खूब बखान किया
और इसकी सफलता का श्रेय देश की जनता को देते हुए कहा, G20 की सफलता का श्रेय मोदी को नहीं बल्कि आप सबको जाता है। यह आप सबका सामर्थ्य है। ये 140 करोड़ भारतवासियों की सफलता है। मेरे परिवारजनों, आज का नया भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। आपको याद होगा, लाल किले से मैंने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और सबका प्रयास के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। मुझे आज ये देखकर बहुत गर्व होता है। आप सभी ने देखा है कि भारत ने किस तरह G20 का सफल आयोजन किया है। आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, बताएंगे ना? मुझे जवाब देंगे? हाथ ऊपर करके जवाब देंगे? वो पीछे वाले भी जवाब देंगे? सबके सब बोलेंगे? आप मुझे बताइए, G20 की सफलता से आपको गर्व हुआ या नहीं? आपको गर्व हुआ या नहीं? देश को गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं है? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे प्यारे परिवारजनों, जो आपकी भावना है वो आज पूरे देश की भावना है। ये जो सफल G20 हुआ है, इतनी बड़ी सफलता मिली है, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? ये किसने कर दिखाया? ये किसने कर दिखाया? जी नहीं, ये मोदी ने नहीं, ये आप सबने किया है। ये आपका सामर्थ्य है। 140 करोड़ भारतवासियों की सफलता है दोस्तों। बीजेपी पहले भी विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ती रही है, इसलिए चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में जाकर G20 की सफलता की बात करना बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये बात बीजेपी भी जानती है कि पूरे देश में G20 की सफलता की चर्चाएं जोर शोर से हो रही हैं। इस सम्मेलन के जरिए कहीं न कहीं बीजेपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की बढ़ती स्वीकार्यता और भारत की ताकत के रूप में मोदी को पेश करना चाहती है, और इस बात का संकेत खुद पीएम मोदी ने अपनी जनसभा में G20 का जिक्र करके दे दिया है। यानी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव, पीएम मोदी का भाषण बता रहा है कि उन्होंने बीजेपी के लिए एजेंडा सेट कर दिया है। एक तरफ जहां जनता को G20 की सफलता के बारे में बताएगी, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म के मुद्दे पर विपक्ष को घेरेगी। और बीजेपी के इस बार से बचना विपक्षी एकता के लिए आसान नहीं लगता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी इन मुद्दों के जरिए विपक्ष को मात दे पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।